यहाँ हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी की। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपका जो पेपर है वह 100 अंकों का होगा और पूरा का पूरा पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा और दोनों के दोनों खंड 50-50 अंकों के रहेंगे। और इन्हीं खंडों के अंतर्गत आपको यह बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और उसके लिए आपको कितने अंक मिलने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इन सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, जो आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा वह बनना शुरू होगा हिंदी गद्य के उद्भव और विकास से, जिसमें और भी अगर हम डीपली जाएं तो कहां से बनना शुरू होगा भैया? शुक्ल युग से और शुक्लोत्तर युग से। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से सुनो। जो आपके क्वेश्चन बनने शुरू होंगे वह बनने शुरू होंगे हिंदी गद्य के उद्भव और विकास से, जिसमें शुक्ल युग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शुक्लोत्तर युग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर हम और डीप जाएं तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो भैया जो तमाम विधाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया और आलोचना हो गया। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चा? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने कितने अंकों के? 1-1 अंकों के। फिर आगे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा काव्य साहित्य के उद्भव और विकास से, जिसमें भैया आपको आधुनिक काल पढ़ना है। और इस आधुनिक काल के अंतर्गत आपको भारतेंदु युग पढ़ना है, द्विवेदी युग पढ़ना है, छायावाद पढ़ना है, प्रगतिवाद और नई कविता पढ़ना है। जब आप इतना पढ़ोगे तो आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 1-1 नंबरों का। और अगर आप इतना सही कर देते हो तभी आपको मिलेगा 10 अंक। और यह 10 अंक अगर आप सही कर देते हो तो आप एग्जामिनर के नजरों में आ जाते हो। और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर एग्जामिनर आपके आगे लिखे हुए कॉपी को ज्यादा नहीं देखता और अंक देते हुए चला जाता है। तो इन 10 क्वेश्चनों का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। तो आपको बहुत बारीकी से इन सारी चीजों को पढ़कर एग्जामिनर का दिल जीत लेना है, ताकि वह अंकों की बौछार करे, वह नंबरों की बौछार करे। क्लियर? आगे बच्चा आपसे गद्यांशों पर आधारित 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने इसको सही कर दिया तो आपको मिल जाएंगे कुल 10 अंक। इसी तरह से पद्यांशों पर आधारित 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने इनको सही कर दिया तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। और यह काफी आसान खंड होता है। अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इस खंड को कर सकते हो। फिर आगे बच्चा, जो आपके पाठ्यक्रम में लेखक लगे हुए हैं उनका साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा और उनकी रचनाएं लिखनी होंगी। अगर आपने साहित्यिक परिचय लिखा तो आपको 3 अंक मिलेगा। और अगर आपने उनकी रचनाओं को लिख दिया तो आपको मिल जाएंगे 2 अंक। इस तरह से आपको यहाँ पर 5 अंक मिल जाएगा। और जो साहित्यिक परिचय आपको लिखना है वह 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्द कितने होते हैं, कितने पेज में लिखना पड़ता है, इन सारी बातों को मैं आगे पढ़ाते वक्त बताऊंगा, लिख लिख के बताऊंगा। तो इसके लिए अभी आप निश्चिंत रहिएगा। फिर बच्चा आपको कवियों का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखना होगा। जब आप इसे लिख दोगे तो 3+2 यानी कि 5 अंक आपको यहां पर मिल जाएगा। आगे आपको कहानियों का सारांश लिखना होगा और उद्देश्य लिखना होगा। जब आप इसे लिखने में समर्थ हो जाओगे तो आपको 5 अंक मिल जाएगा और इसे भी आप 80 शब्दों में लिखोगे।
फिर आगे आपसे खंड काव्य पूछा जाएगा और खंड काव्य के लिए भी आपको 5 अंक मिलेगा। खंड काव्यों में आपको खंड काव्य की कथा वस्तु पूछी जा सकती है, आपसे प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है और इसे भी आप लिखोगे 80 शब्दों में। और अगर आपने यह लिख दिया तो आपको 5 अंक आसानी से यहां पर मिल जाएंगे। पीछे हमने बात किया खंड का की, अब हम बात कर लेते हैं खंड खा की, जिसमें आपको सबसे पहले संस्कृत गद्यांश देखने को मिलेगा। अगर आपने इस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिख दिया तो 2 अंक, अगर आपने इसका अनुवाद कर दिया तो आपको 5 अंक, इस तरह से 7 अंक यहां पर मिल जाएंगे। उसी तरह से जो आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत पद्यांश लगे हुए हैं उनका अगर आपने संदर्भ लिखा तो 2 अंक, अगर आपने अनुवाद कर दिया तो 5 अंक, इस तरह से आपको यहाँ पर 7 अंक मिल जाएंगे। क्लियर इतनी बातें? फिर आगे संस्कृत पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा। जो आपके अनिवार्य संस्कृत में चैप्टर लगे हुए हैं उन चैप्टरों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको संस्कृत में ही देने होंगे। इसके लिए आपको 2+2 यानी कि 4 अंक मिलेगा। यहां पर आपसे कहा जा रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनमें से केवल और केवल आपको 2 क्वेश्चनों के उत्तर देने होंगे। और अगर आपने उस दोनों को सही कर दिया तो 4 अंक आपको यहां पर मिल जाएगा। फिर आपको भैया काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ना होगा, जिसमें आपको सारे के सारे रस पढ़ने होंगे। क्या बच्चा? सारे के सारे रस पढ़ने होंगे। अगर आप यहीं पर सामान्य हिंदी के विद्यार्थी होते तो आपको केवल 5 रस पढ़ने होते बस, लेकिन आप साहित्यिक हिंदी वाले हैं तो आपको सारे के सारे रस पढ़ने होंगे, तब जाके आपको 2 अंक मिलेगा। अलंकारों में आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों पढ़ना है, जिसमें आप शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष को पढ़ोगे, तो वहीं अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अतिशयोक्ति और संदेह। जब आप इतने अलंकारों को पढ़ोगे बच्चा तभी आपको मिलेगा 2 अंक। आगे छंद, छंद के लिए भी 2 अंक यहां पर दिया गया है। छंद में आपको तीनों टाइप के छंद पढ़ने हैं, यानी कि आपको मात्रिक छंद पढ़ना है, वर्णवृत्त छंद पढ़ना है और मुक्तक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंद में आप चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा, हरिगीत का, बरवे, कुंडलिया पढ़ना होगा। वर्णवृत्त छंद में आप इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, सवैया, मतगयंद, सुमुखी, सुंदरी, वसंत तिलिका पढ़ोगे। और मुक्तक छंद में आपको मनहर छंद पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है निबंध वाला खंड। क्या आ जाता है बच्चा? निबंध वाला खंड। निबंध के लिए बच्चा आपको मिलेगा कुल 9 अंक। कितना मिलेगा? निबंध के लिए आपको मिलेगा कुल 9 अंक। और यह निबंध आपने पीछे की कक्षाओं में बहुत बार पढ़ा है, तो इसलिए जब आप यहां पर पहुंचते हो तो ये सब चीजें आपको आसान लगने लगती हैं। और अगर मैं पूरे पाठ्यक्रम की बात करूं और उसमें सबसे सरल भाग की बात करूं तो सबसे सरल भाग होता है निबंध। निबंध को लिखने के लिए कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने के लिए किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने विवेक से ही उसे लिख सकते हो। आगे आगे यहां कहा जा रहा है जो क्रम संख्या 12 है और जो क्रम संख्या 13 है वह बहुविकल्पीय टाइप के रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चा? बहुविकल्पीय टाइप के रहेंगे, यानी कि जो आपसे व्याकरण पूछा जाएगा वह बहुविकल्पीय टाइप का रहेगा। व्याकरण में सबसे पहले आप पढ़ोगे संधि। संधि के लिए आपको मिलेगा 3 अंक, जिसमें आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ना होगा। और ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे अभी एक बार देख लीजिए, आगे मैं पढ़ाते वक्त और भी विस्तार से बताऊंगा।
समास के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, जिसमें आपको अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास पढ़ना है। प्रत्यय आप पढ़ोगे 2 अंक मिलेगा। फिर आपको विभक्ति परिचय पढ़ना होगा, जिसमें आप अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगे अपि, एनांग विकारा, सह युक्ते प्रधाने, नमः स्वास्ति स्वाहा, स्वधा अलंब, सट योगाक्ष, षष्टि से यतश्च निर्धारणम, इतने विभक्तियों को आप पढ़ोगे तब जाके आपको मिलेगा 2 अंक। और आप सभी घबराइएगा मत, जब मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो वहां काफी शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा। और जो सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो कक्षा 11th के हो गए, 11 के हो गए या 12 के हो गए, उन दोनों की व्याकरण, सामान्य हिंदी वाले चाहे वो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं चाहे कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, दोनों की व्याकरण समान होती है, एक जैसी होती है। तो इसीलिए अगर 11 वाले या 12 वाले दोनों विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनका कोई भी हर्ज नहीं हो रहा है। और वही साहित्यिक हिंदी की बात करें, चाहे 11 वाले हो गए और चाहे आपके 12 वाले हो गए, इन दोनों की व्याकरण समान होती है। क्लियर? इन दोनों की व्याकरण समान होती है, एक जैसी होती है। तो इसीलिए ये दोनों साथ साथ पढ़ सकते हैं और सामान्य हिंदी वाले 11-12 वाले एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप यह सोचो कि सामान्य हिंदी वाला साहित्यिक हिंदी की व्याकरण पढ़े या साहित्यिक वाला इनकी व्याकरण पढ़े, तो दोनों में कुछ अंतर होते हैं, लेकिन सामान्य वाले इस तरह से पढ़ेंगे तो दोनों के लिए समान होती है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी हम जो है व्याकरण को पढ़ाते हैं तो 11 और 12 के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ा देते हैं। क्लियर? ये पता होना चाहिए। पत्र लेखन, पत्र लेखन के लिए आपको 8 अंक मिलेगा और आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों टाइप के पत्र लिखने होंगे, तभी आपको ये 8 अंक मिलेगा। नहीं तो भैया ये 8 अंक मिले वाला नायबा। इतना सारा पत्र लिखबा पढ़बा तबे जाए कि तो सबके हुए कल्याण। और ये सारा पत्र कैसे लिखेगा, कौने तरह लिखेगा, जब हम पढ़ोगे तो बहुत शानदार तरीका से बता देवे और 2-4 ठोय बता देवे। उतना अगर ध्यान दे गया तो कल्याण हो जाए, है ना। तो औपचारिक में आप आवेदन, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यवसायिक पत्र पढ़ोगे। अनौपचारिक पत्र में आप व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक पत्र। आगे भैया अब यह जान लेते हैं कि आपको गद्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो भैया आपको पढ़ना है वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल पढ़ना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता पढ़ना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश पढ़ना है। इसी इतने से काम नहीं चलेगा, अभी आपको बहुत सारा पढ़ना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में पढ़ना है, हरिशंकर प्रसाई जी का निंदा रस पढ़ना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रगति के मानदंड पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आप सिद्धांत और नीति के संपादित अंश पढ़ोगे। वहीं जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ना है। अगर सामान्य हिंदी वाला विद्यार्थी होता तो 6 चैप्टर पढ़ के उसका कल्याण हो गया होता, लेकिन आपको 2 यहाँ पर ज्यादा पढ़ने हैं। वहीं अगर काव्य की बात करें तो काव्य में भी साहित्यिक हिंदी वालों को भर भर के पढ़ना रहता है। जहां आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी यमुना छवि पढ़ोगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण पढ़ोगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का आप पवन दूतिका पढ़ोगे। और जो ये लंबे चौड़े नाम है भैया, ये नाम आप याद रखे रहिएगा, क्योंकि कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लेता है। जैसे हरिअवध जी हो गए, निराला जी हो गए, दिनकर जी हो गए, अज्ञे जी हो गए, तो इनका पूरा नाम पूछ लेता है, इनका मूल नाम पूछ लेता है, इनके बचपन का नाम पूछ लेता है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा। अगर मान लीजिए आपकी इस कक्षा में नहीं पूछा गया तो आप आगे बीए करोगे, एमए करोगे या कंपटीशन वगैरह दोगे तो वहां आपको काम आ जाएगा। फिर मैथिली शरण गुप्ता का जी का हमें पढ़ना है कैकेयी का अनुताप और गीत।
आपके पाठ्यक्रम में कई सारे लोगों ने गीत लिखा है, तो इसीलिए आप भ्रमित ना हो जाओ, ध्यान में रखे रहिएगा। जयशंकर प्रसाद जी का हमें श्रद्धा मनु और क्या पढ़ना है बच्चा, गीत पढ़ना है। कहानी यहीं पर नहीं रुकती, आगे बढ़ चलती है और आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन पढ़ना है। महादेवी वर्मा जी का गीत पढ़ना है। निराला जी का बादल राग, संध्या सुंदरी पढ़ना है। दिनकर जी का हमें अभिनव मनुष्य और पुरुरवा उर्वशी पढ़ना है। अज्ञेय का हमने मैंने आहुति बनकर और हिरोशिमा पढ़ना है। फिर आपको विविध चैप्टर के रूप में 5 लोगों को अलग से पढ़ना होता है। नरेंद्र शर्मा का मधु की एक बूंद, भवानी प्रसाद मिश्र का बूंद टपकी एक नभ से, गजानंद माधव मुक्तिबोध का मुझे कदम कदम पर, गिरजा कुमार माथुर का चित्रमय धरती, धर्मवीर भारती का सांझ के बादल पढ़ना है। यानी कि हिंदी आपके लिए बहुत ज्यादा कठिना होने वाला है, यानी कि आपको भर भर के पढ़ना रहेगा। फिर अगर हम कथा की बात करें, कथा यानी कि कहानी, कहानी में आपको जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट, शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार, शिवानी लाटी, अमरकांत का बहादुर हमें यहाँ पर पढ़ना है। किसी किसी किताब में 6 कहानियां दी गई हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं पढ़ाते वक्त आपको वह कहानी भी बता दूंगा। क्लियर? संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य, यानी कि आपको अनिवार्य संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, तो भैया सबसे पहले आपको पढ़ना है भोजस्य औदार्यम, यानी कि राजा भोज की उदारता। फिर आपको पढ़ना है संस्कृत भाषाएं महत्वम, और फिर आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः, ऋतु वर्णनम, जातक कथा, नृपति दिलीपः, महर्षि दयानंद, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, दूत वाक्यम। इतने चैप्टर आपको संस्कृत में पढ़ने हैं। खंड काव्य में 6 खंड काव्य आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से आप जिले वाइज देख लीजिएगा। एक ही खंड काव्य आपके जिले में लगा होगा, उसी को आप तैयार कर लीजिएगा। उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप खटाखट जाके लिख के चले आइएगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहला खंड काव्य यहाँ पर दिया गया है मुक्ति यज्ञ, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, और ये पढ़ेंगे कानपुर नगर, संभल, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, कानपुर देहात, अमरोहा, कासगंज और अंबेडकर नगर के बच्चों को पढ़ना है। अगला आपका खंड काव्य है सत्य की जीत। किसकी जीत भैया? सत्य की जीत। इसको लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, और यह लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, औरैया के बच्चों को पढ़ना है। अगला है आपका रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। यह पढ़ेंगे वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, शामली, भदोही और चंदौली के बच्चे। फिर अगला है आलोक वृत्त, जिसके रचयिता हैं गुलाब खांडेलवाल, और इसे प्रयागराज, सोनभद्र, अलीगढ़, सहारनपुर, हाथरस, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, कन्नौज, कौशाम्बी के बच्चे पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आ जाता है त्यागपथी। क्या आ जाता है बच्चा? त्यागपथी। त्यागपथी जो कि रामेश्वर शुक्ला अंचल जी द्वारा लिखित है, रचित है। इसे पढ़ेंगे आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, जालौन, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोंडा, सहारनपुर, बाराबंकी, महाराजगंज, फिरोजाबाद के बच्चे। फिर अगला आ जाएगा श्रवण कुमार, जो कि शिव बालक शुक्ला जी का है। इसे मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, गाजियाबाद, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, सिद्धार्थ नगर, मऊ, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, महोबा, हापुड़ और बागपत के बच्चों को पढ़ना है। तो आशा करता हूं आज आप सभी ने सिलेबस को अच्छी तरह से देखा होगा और इसी को आधार बना के आप तैयारी करिए। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आप सभी के मन में आता है तो निश्चिंत आप हमसे पूछ सकते हैं।